Assalamu alaikum students. So it's our first introductory class of PRC3 Economics. My name is Zainab Zia and I'm faculty member of ARTT Business School for PRC3. तो आज की इस क्लास में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा PRC3 का सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें कितने चैप्टर्स आ जाते हैं, और फिर हम थोड़ा पेपर पैटर्न पे भी आ जाएंगे, थोड़ा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली हम अपना फर्स्ट चैप्टर से आज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो इकोनॉमिक्स का ये जो सिलेबस है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, इसमें हमारे पास 13 चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, 13 चैप्टर्स पे ये कंसिस्ट करता है और इसको डिवाइड कुछ इस तरह से किया गया है कि जो इकोनॉमिक्स है उसको दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 में इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे। अभी हम बस ये बात कर लेते हैं कि ये जो 13 चैप्टर्स हैं इनमें चैप्टर 1 to 4 जो आ जाएगा हमारा, वो बेस करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, और जो हमारे रेस्ट चैप्टर्स हैं चैप्टर 5 to 13 ये हमारे मैक्रो चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में से होंगे। ठीक है, तो बेसिकली टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने होंगे। फर्दर ये कि अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न आप सबको आइडिया होगा कि PRC3 में टोटली जो है वो आपके MCQs जो है वो आ रहे होते हैं। तो 100 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। ठीक है, जिसमें से एक MCQs 2 मार्क्स का होगा। इट मीन्स कि आपके पास 50 MCQs आएंगे। ठीक है, 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा और इस टाइम में आपको ये 50 MCQs जो है वो करने होंगे। ठीक है, तो मज़ीद जो है वो जैसे हम टाइमली चलते रहेंगे हम बात करते रहेंगे। एक बात और मैं ज़रूर यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी कि हम इस कोर्स को किस तरह से लेकर चलेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स का ये जो कोर्स मैं पढ़ाऊँगी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब क्लास में डिस्कशन करते हैं तो ICAP का एक स्टडी टेक्स्ट है PRC3 का, जिससे हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो बगैर कोई दूसरी किताब देखे उसको सिर्फ जो है वो रीड करें और उसी को समझें, और उसी से जो है वो हम अपनी क्लास में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पूरी बुक है, उसको पूरी क्लास में डिस्कशन करने से काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा, तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये किया है कि मैंने एक समरी नोट्स टाइप के बना लिए हैं अपने। ठीक है, तो एक तो आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं जिसमें हर चैप्टर की जो है वो आपको एक समरी मिलेगी। ठीक है, समराइज्ड फॉर्म है। सेकंड ये कि ऑब्वियसली जो हमारा जो कोर्स है, क्योंकि उसका जो पेपर आएगा वो टोटली MCQs बेस्ड होगा, तो जाहिर है कि MCQs की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा मेरा मेथड है वो ये है कि मैंने ये किया है स्टूडेंट्स के लिए कि मैंने MCQs बैंक तैयार कर लिया है पूरा। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो का। ठीक है, जो कि मोर देन 1000 MCQs पे जो है वो बेस करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब हम हर चैप्टर पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस MCQs बैंक से MCQs सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क वो MCQs दूंगी, फिर हम लोग नेक्स्ट डे उन MCQs को डिस्कस करेंगे कि उनमें से किस में आपको प्रॉब्लम हुई, और देन फाइनली हमारा क्या होगा कि हर चैप्टर के एंड में हम एक क्विज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम फाइनली देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया और आपकी तैयारी किस तरह की है। ठीक है, और जब क्विज़ हमारी क्विज़ लेने के बाद क्विज़ डिस्कशन होगी कि क्या स्टूडेंट्स को क्या परेशानी हुई उन MCQs को जो है वो करने में, और फिर हम उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक तरह से आप इसको कह लो कि मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है जो इस कोर्स में रहेगा। ठीक है ना, बगैर किसी डिले के मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है
इसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीए में आते हैं और उनका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड होता है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है। ठीक है, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उनको नोहाउ होती है कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस में हम जो है वो कौन से टॉपिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होता है। ठीक है ना, अगर बहुत अच्छा पता ना भी हो तो फेमिलियर होते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज से। लेकिन मसला ये आता है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हर सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स हैं। ठीक है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उस फर्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा सा फेमिलियर होंगे कि एक ये सब्जेक्ट जो है ये है किस बारे में। ठीक है, क्या इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके थ्रू आउट जो है वो काम आएंगी। ठीक है ना, तो एक तरह से आप फेमिलियर हो गए इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट बहुत ही बेसिक से कर रही हूँ। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स की टर्म से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये जो इकोनॉमिक्स की टर्म है इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है ये हमारी डिराइव्ड हुई है फ्रॉम ग्रीक वर्ड और वो ग्रीक वर्ड क्या है हमारा, वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ठीक है, अब ये जो ओइकोनोमिया है, इस ओइकोनोमिया का मतलब क्या है, इस ओइकोनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब एट फर्स्ट जो है वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि इकोनॉमिक्स का हाउस होल्ड मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है। ठीक है, कि हाउस होल्ड किस तरह से जो है वो अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो इस हाउस होल्ड को हम, एक घर को हम एज अ स्टेट लेवल पे अगर देखें तो ये बन जाएगा स्टेट मैनेजमेंट। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से एक इकोनॉमी जो है वो चल रही होती है, किस तरह से स्टेट के सारे मैटर्स मैनेज हो रहे होते हैं। और हाउस होल्ड मैनेजमेंट और स्टेट मैनेजमेंट में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि एक घर, आप किसी भी घर को देखो, उस घर के जो बड़े होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उस घर को चला रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। यानी उनका जो मेन काम होता है वो ये देखते हैं कि यार हर महीने जो है एक बजट बनता है हमारे घर का, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई इतनी इनकम है हमारी और इस इनकम को जो है हमने यहाँ यहाँ खर्च करना है। तो अक्सर हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी वांट्स और नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारी सोर्स ऑफ इनकम कम होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं वो कुछ वांट्स को क्या कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। जो लेस इम्पॉर्टेंट है उनको सेक्रीफाइस करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट पे जो है, नीड पे जो है वो स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो, और वो प्रॉब्लम क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये देखें कि स्टेट लेवल पे क्या होता है, तो स्टेट लेवल पे भी यही हो रहा होता है। गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो बजट बनाती है। ठीक है, और जब वो बजट बनाती है तो उसको भी सेम यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उसके फंड्स लिमिटेड हैं, जबकि उसको एजुकेशन पे भी स्पेंड करना है, हेल्थ पे भी स्पेंड करना है, डिफेंस पे भी स्पेंड करना है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी स्पेंड करना है। तो उसके पास बहुत
सारे जो हैं वो सेक्टर्स हैं, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो स्टेट को डिसाइड करना पड़ता है, अपनी चॉइस बनानी पड़ती है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि उसको इन रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स का अगर बेसिक मतलब समझें तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़े होते हैं कि एक हाउस होल्ड अपने घर को किस तरह से जो है वो मैनेज करता है, और एक स्टेट जो है वो पूरी इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज कर रही होती है। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन आ जाती हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि हमारी कोर्स का पार्ट है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करा कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या कवर करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने लिहाज से स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करा। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जो आपके कह लें शख्स थे जिन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी, जिनको हम फादर या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो हैं हमारे पास एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ को हम फादर और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में, और इन्हीं की वजह से इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब एडम स्मिथ जो हैं, इनको कब पॉपुलैरिटी बेसिकली मिली और कब ये एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमिक्स का? इन्होंने अपनी एक बुक लिखी 1776 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। थोड़ा बड़ा नाम है, और इसी वजह से ये जिस नाम से ये बुक फेमस है वो खाली वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से फेमस है। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो एडम स्मिथ ने अपनी इस बुक में फोकस किया था कि एक नेशन, एक कंट्री अगर वेल्दियर होना चाहती है, अगर ग्रो करना चाहती है, तो उसको कौन से फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कंट्री की वेल्थ के हवाले से जो है वो अपनी इस बुक में डिस्कशन करी थी। ठीक है, एडम स्मिथ जो है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। अब स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब है? देखें, हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल, कीनीजियन, मोनेट्रिस्ट। ठीक है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। इनका काम क्या है, इनका मकसद क्या है? ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स का देखिए, होता ये है कि हर चीज़ के, हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन, जिसको हम कहते हैं महंगाई। अब इस इन्फ्लेशन को रिजॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसी चॉइसेस हैं जिनके थ्रू हम इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं। अब हर इंडिविजुअल का अपना एक व्यू होता है। ठीक है ना, आप 5 लोगों को एक जगह पे बिठा दो, ठीक है, तो वो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो एक फैसले पे सारे के सारे एग्री कर जाएं। ठीक है, हर किसी का अपना व्यू होता है। ठीक है, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं। आप कहीं जाना चाहते हो, आप किसी जगह पहुंचना चाहते हो, आप किसी से पूछते हो कि यार फला जगह जाने का क्या रास्ता है, वो आपको एक वे बता देता है कि भाई इस जगह इस तरह से जा सकते हो। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल किसी दूसरे बंदे से पूछते हो कंफर्म करने के लिए, हो सकता है वो आपको दूसरा रास्ता बता दे कि भाई यहाँ से जाने से बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उस जगह से फला मसला हो जाता है अक्सर। ठीक है, तो एक ही जगह पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, और अक्सर क्या होता है, कुछ सिचुएशन में एक रास्ता ज़्यादा बेहतर होता है दूसरे से। बिल्कुल इसी तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे पॉलिसी ऑप्शंस हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ने किसी एक सोल्यूशन पे फोकस करा कि नहीं ये सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर है, कुछ ने दूसरे सोल्यूशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके जो व्यूज़ थे, उनके जो ओपिनियंस थे, उसमें हमें क्या दिखा, कॉन्ट्रडिक्शन दिखी। ठीक है,
और जिसकी बेस पर हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जितने आपके न्यू लॉज आते हैं, न्यू थ्योरीज आती हैं, वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में एडिशन करती हैं। उससे ये नहीं होता कि एक थ्योरी आई उसने प्रीवियस थ्योरी को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना, वो एडिशन करेगी, यानी हमारे पास एक और तरीका आ गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनली हम बात करते हैं कि जो एडम स्मिथ ने अपनी इस बुक में इकोनॉमिक्स को की डेफिनेशन बताई थी, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है क्या। तो एडम स्मिथ ने अपनी इस डेफिनेशन में कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी उन्होंने अपने बुक में डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ की स्टडी का नाम है। इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ को स्टडी करते हैं। अब जब मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि वो वेल्थ से क्या समझते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट, तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वेल्थ इज़ ऑल अबाउट मनी, ठीक है ना, पैसा जो है वो वेल्थ, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर हम प्रीवियस देखें, पुराने ज़माने में तो एक टाइम ऐसा था जब पैसा, मनी जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। हमारी इकनॉमी में बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी चीज़ों से बार्टर सिस्टम क्या होता है कि चीज़ों की आपस में एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है ना, जिसमें पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ ही नहीं हो रहा होता। तो ऐसी इकनॉमी में वेल्थ की स्टडी का क्या मतलब है? तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट इज कंसिडर्ड एज वेल्थ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो कि इंसान की ज़रूरत या इंसान की ख्वाहिश को पूरा करे, उसको हम कहते हैं कि ये वेल्थ है, यानी वो कोई ना कोई वैल्यू रखती है, ठीक है। और इस डेफिनेशन में जो एडम स्मिथ के लिए जो वेल्थ का जो मतलब उन्होंने लिया था, वो वेल्थ को उन्होंने कंसिडर किया था कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज में, वेल्थ से उनका मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अगेन डेफिनेशन हमारे लिए क्लियर नहीं हुई, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, अभी तक हमें कंफ्यूजन है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो एडम स्मिथ ने जो अपनी डेफिनेशन थी ना, उसको फर्दर इलेबरेट इस तरह से किया कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी डेफिनेशन की बुनियाद रखी 4 पिलर्स पे, ठीक है। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स 4 पिलर्स पे जो है वो बेस करती है। 4 पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के। कौन कौन से? नंबर 1 जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये जब आप 4th पिलर हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमें मतलब समझ में आ जाएगा कि बेसिकली एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन का मतलब क्या था, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, distribution of wealth, and finally consumption of wealth. अब देखिए, याद रखें कि मैंने स्टार्ट में क्या बात बोली थी कि उनकी बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। यानी उन्होंने क्या बात बताई थी कि अगर किसी कंट्री को रूल करना है, पावरफुल बनना है, ठीक है, वेल्दियर बनना है, तो उसको कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। और उसको किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा? ये वो 4 पिलर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन के लिए। सबसे पहला फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होना, ठीक है। अब क्यों? देखिए, प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कोई इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, आप सोच लो कि अगर कोई न्यू फैक्ट्री लगती है आपकी कंट्री के अंदर, तो उस न्यू फैक्ट्री के लगने की वजह से होगा क्या? कंट्री को क्या फ़ायदा होगा? जब वो न्यू फैक्ट्री लगेगी तो वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी किसी भी चीज़ की, ठीक है।
अब जब वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी तो जाहिर है कि उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना। जब आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको एक तो लैंड रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जहाँ वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे। फिर आपको लेबर चाहिए होता है, ऐसा ही है, ठीक है, लेबर होगा तो वो काम करेगा। फिर आपको कैपिटल चाहिए होता है, मशीन्स वगैरह, ठीक है, फैक्ट्रीज। फिर जाहिर है कि फाइनली वो बंदा जो कि इन सब चीज़ों को कंबाइन करके डिसीजन लेता है कि भाई मैंने फला चीज़ बनानी है, जो कि रिस्क ले रहा होता है, जो कि अगर स्टार्ट ना करे तो फिर कोई चीज़ प्रोड्यूस ना हो। तो ये वो 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। अब जब वो फैक्ट्री लगी तो आप एंटरप्रेन्योर जो था उसने लैंड एक्वायर करी, ठीक है, लैंड ली उसने किसी से, उसने लेबर रखा, उसने कैपिटल जो है वो लिया। तो हुआ क्या कि जब ये चीज़ प्रोड्यूस हुई तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई इसकी वजह से, ठीक है ना। इन जो जिनसे लैंड ली उसको रिवॉर्ड के तौर पे रेंट मिला। जिन लोगों से आपने लेबर सर्विसेज ली उनको रिवॉर्ड के तौर पे वेजेस और सैलरीज मिली, ठीक है। आपने कैपिटल के लिए लोन लिया, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो आपने इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है एज अ रिवॉर्ड जो है वो कैपिटल ओनर्स के पास गया, ठीक है। फिर आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपका रिवॉर्ड रहा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से होता क्या है कि इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर आ जाता है कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी उसके नतीजे में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। लोगों के पास पैसा आएगा। फिर प्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रोडक्शन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो फिर आप उस वेल्थ को क्या कर रहे हो, तो एक्सचेंज कर रहे होते हो आपस में, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कुकिंग करना नहीं आती, ठीक है। एक बंदा है जो कि बहुत अच्छा कुक है लेकिन उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती और वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से वेल्थ को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम दोनों की जो ज़रूरत है, हम दोनों की जो ख्वाहिशात हैं वो क्या होंगी, फुलफिल होंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोडक्शन होगी वेल्थ की, ठीक है, फॉर थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देन वो वेल्थ एक्सचेंज होगी इंडिविजुअल्स के दरमियान और उनकी नीड्स और वांट सेटिस्फाई होंगी। फिर प्रोडक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की, लोगों के पास पैसा आएगा। और फाइनली जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे उस पैसे से, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, यानी कंजम्पशन करेंगे, ठीक है ना। यानी हम एडम स्मिथ ये कहते हैं कि भाई अगर आप किसी इकनॉमी को ग्रो करना चाहते हो, कोई इकनॉमी पावरफुल बनना चाहती है, तो उसको किस पे सबसे पहले फोकस करना होगा, उसको सबसे पहले प्रोडक्शन पे फोकस करना होगा। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो ये सारी चीज़ें उसको खुद ब खुद अचीव हो जाएंगी। और जब ऐसी इकनॉमी के लोगों के पास इनकम भी ज़्यादा होगी और उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा। हम अपनी इकनॉमी को अगर इससे कंपेयर करें और हम अपनी इकनॉमी में अगर इसकी एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करें कि हमारी इकनॉमी जो है वो अभी रिसेंटली जो इवेंट्स इतने भी हो रहे हैं उसमें काफ़ी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन चल रही है। तो आपको मेन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है भाई, सब आप खुद भी देख रहे हो, आपको सुनने को भी मिल रहा है कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ठीक है ना, आपके प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। जब आप प्रोडक्शन कम कर दोगे तो जाहिर है चीज़ें कम अवेलेबल होंगी एक्सचेंज के लिए। फिर जब आप प्रोड्यूस कम करोगे तो आपको लेबर रिक्वायर कम होगा, ठीक है, आपको लैंड रिक्वायर नहीं होगी, आपको कैपिटल नहीं चाहिए होगा। तो वो लोग जिनकी इनकम इससे जुड़ी थी उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी
जाएगी तो जाहिर है उनकी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इस तरह से इकोनॉमी के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था एडम स्मिथ की डेफिनेशन का इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट वेल्थ। कि अगर आप इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो कि किस तरह से वेल्थ अचीव कर जो है वो हम वेल्थ जो है इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एडम स्मिथ के पास बाद दूसरे इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, और ये जो एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने 1890 में अपनी एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से। इस लेवल पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्लासिकल और न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में के बिलीव्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा जो है इस वक्त ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने स्मिथ की डेफिनेशन पे क्रिटिसाइज करा। ठीक है ना, और क्या क्रिटिसाइज करा, इन्होंने बोला कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स है ना, मतलब एडम स्मिथ ने तो प्योरली इकोनॉमिक्स को जो है वो सेंटर्ड उनकी डेफिनेशन कर रही थी अराउंड वेल्थ। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला ऐसा नहीं है, हम इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ इस वजह से नहीं पढ़ते कि हमें वेल्थ हासिल हो, ठीक है, हम और वेल्दियर बने, बल्कि हम इकोनॉमिक्स में इन रियलिटी जो हम इकोनॉमिक्स में वेल्थ को स्टडी करते हैं, हम उसके यूज़ को स्टडी करते हैं कि हम वेल्थ को किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करें कि हमारा जो वेलफेयर है वो क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर प्रोमोट हो। ठीक है, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसका मतलब ये कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आप उस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ते हो कि इससे हमारी वैल्यू में क्या इजाफा हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी जो कि वेल्थ के अराउंड थी, वो ऐसी डेफिनेशन थी जिसपे इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया कि लोगों को लगा कि ये तो लोगों में जो है लालच पैदा करेगा। ठीक है ना, यानी आप बोल रहे हो कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि हाउ टू बिकम वेल्दी। ठीक है, अपने आप के बारे में सोच रहे हो, आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, आप पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा एडम स्मिथ को। तो जो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन थी वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि एल्फ्रेड मार्शल ने किस अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है उसका क्या मतलब है। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life it examines that part of individual and social action
which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है। अब हम समझते हैं कि जो एल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, इकोनॉमिक्स का मतलब है, वो क्या क्लेम करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो एल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में बात करेंगे जो कि एक सोसाइटी में रह रहा होता है। ठीक है, हम किसी ऐसे बंदे की बात नहीं करेंगे जो जंगल में रह रहा हो, हम ऐसे बंदे की बात करेंगे जो कि सोसाइटी के अंदर रह रहा हो, ताकि हम उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे, हम उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ठीक है ना। सेकंड जो क्लेम था एल्फ्रेड मार्शल का, वो ये था कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम किसी सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पूरी सोसाइटी के बारे में एज अ होल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो विद द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है। फिर जो एल्फ्रेड मार्शल थे, जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे इस वजह से क्रिटिसाइज करा था कि वो बहुत वेल सेंटर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल हम वेल्थ जो है वो वेल्थ के लिए स्टडी नहीं करते, हम वेल्थ को इस वजह से पढ़ते हैं कि किस तरह से उस वेल्थ को यूज करके हम अपनी ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना, हम किस तरह से अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। यानी अगर आप गौर करें तो एल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ की इम्पोर्टेंस को जो है वो चेंज करके वेलफेयर को जो है वो अपनी डेफिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फोकस जो रखा वो वेलफेयर पे रखा। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि वेल्थ, जाहिर है कि आप कोई भी चीज़, अगर आप अपनी कोई नीड सेटिस्फाई करना चाहते हो, कोई वांट सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो बगैर वेल्थ के जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वेल्थ की अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वेल्थ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दो कि लोग सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दें। आपके लिए वेल्थ की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप वेल्थ हासिल करो ताकि आप पूरी सोसाइटी की वेलफेयर को बढ़ा सको। ठीक है ना, पूरी सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट कर सको। और उनके मुताबिक हम इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी हैप्पी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। ठीक है ना, ये उनका क्लेम था। तो अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड, यानी हम इकोनॉमिक्स में वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से अपने ऑर्डिनरी एक लाइफ में किस तरह से जो है वो डेली लाइफ किस तरह से गुजार रहा होता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग ले रहा होता है। ठीक है, किस तरह से वेल्थ के थ्रू अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली connected with the attainment and use of material requisites of well-being। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि वो किस तरह से मटेरियल चीज़ों के थ्रू, ठीक है, मटेरियल requisites से यहाँ उनका मतलब था गुड्स। ठीक है, उन्होंने सर्विसेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेशन को बाद में क्रिटिसाइज किया गया था। उन्होंने सिर्फ टैंजिबल चीज़ें यानी गुड्स को इंपॉर्टेंस देखते हुए बोला था कि किस तरह से एक इंसान वेल्थ के थ्रू मटेरियल रिक्विजिट्स को हासिल करता है, इस्तेमाल करता है और फिर अपनी वेलफेयर को जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक बात देखें कि एल्फ्रेड मार्शल ने क्या एडिशन करा इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उनका जो एडिशन रहा, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही वो ये थी कि ही शिफ्टेड द फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी डेफिनेशन के अंदर जो इकोनॉमिक्स का फोकस था, जो कि एडम स्मिथ ने वेल्थ पे रखा था, उन्होंने इस फोकस को शिफ्ट करके वेल्थ से किस पे कर दिया था, वेलफेयर पे कर दिया था, ठीक है। ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। तो ये हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, एक एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, एक हमने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम थर्ड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे रॉबिन्स की, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन अभी तक की जो है वो कंसिडर की जाती है। और उस डेफिनेशन के बाद फाइनली हमें इकोनॉमिक्स की नेचर और उसके स्कोप को हमें समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये सब्जेक्ट हम स्टडी क्यों करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।